गुड मॉर्निंग बच्चों। आरोह की चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय। इन्हीं का जीवन परिचय आज हम करने वाले हैं। जीवन परिचय के बारे में मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर आपको बता रही हूँ कि जीवन परिचय लिखने का मतलब केवल उस व्यक्ति के जन्म मृत्यु या उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बताना भर नहीं होता, जबकि जीवन परिचय में उसके जन्म मृत्यु व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन आदि के बारे में बताकर उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में बताना भी होता है और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनमें ऐसी क्या खास बात थी जिसके कारण उन्हें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, उन विशेषताओं को बताना आवश्यक होता है। उनकी भाषा कैसी थी, उनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या विशेष कार्य किए, इन सब बातों के बारे में हमें जीवन परिचय में बताना होता है। एग्जाम में इन्हीं सब बातों के आधार पर जीवन परिचय के मार्क्स दिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 9 दिसंबर सन 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर सन 1990 को दिल्ली में हुई थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में कार्यरत रहे। कल्पना पत्रिका, नवभारत टाइम्स अखबार और दिनमान अखबार के संपादक रहे, यानी ये मूल रूप से पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में ही इन्होंने अपना जीवन यापन किया। आइए अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी कक्षा के अनुसार और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ प्रमुख रचनाएं ही याद करेंगे। इन्होंने केवल कविताएं ही नहीं बल्कि कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ और एक समय था। इन 6 के 6 काव्य संग्रहों के नाम आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और इन्हें याद करने के लिए हमें 2 वाक्य बनाने होंगे। पहले वाक्य में पहले 3 काव्य संग्रहों के नाम और दूसरे वाक्य में बाद के 3 काव्य संग्रहों के नाम बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से याद करना है इनको। बनाते हैं पहला वाक्य। सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। पहला वाक्य एक बार फिर से सुनिए। सीढ़ियों पर धूप में बैठकर आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो। अब बनाते हैं दूसरा वाक्य। क्यों हंसना है? क्योंकि लोग भूल गए हैं कि कुछ पतों पर कुछ चिट्ठियां लिखने का एक समय था। क्या बनेगा दूसरा वाक्य? लोग भूल गए हैं कि कुछ पतों पर कुछ चिट्ठियां लिखने का एक समय था। तो इन दोनों वाक्यों के अनुसार हम इन काव्य संग्रहों के नाम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं और 6 के 6 काव्य संग्रहों के नाम यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपके आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इनके लिखे हुए कहानी संग्रह। सबसे पहला है रास्ता इधर से है, दूसरा जो आदमी हम बना रहे हैं। इसके बाद करते हैं इनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम। पहला निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश और दूसरा लिखने का कारण। तीसरा निबंध संग्रह वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। ये बड़े ही आसान नाम हैं, इनको याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद इनका जो कविता संग्रह लोग भूल गए हैं उसके लिए इन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब हमें बतानी है इनके साहित्य लेखन की विशेषताएं। रघुवीर सहाय एक पत्रकार होने के साथ साथ कहानीकार, निबंध लेखक, कवि, आलोचक और अनुवादक भी थे।
आरंभ में ही इनके पत्रकार होने के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, और हमने जाना था कि मूल रूप से ये पत्रकार थे। और साथ में इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। 2 कहानी संग्रहों के नाम हमने अभी पढ़े, तो ये कहानीकार भी थे। इनके निबंध संग्रहों के नाम भी हमने पढ़े, तो ये निबंध लेखक भी थे। और इनकी कविता तो हमारे पाठ्यक्रम में दी ही गई है, तो ये अच्छे कवि भी थे और साथ में ये आलोचक भी थे, यानी साहित्यिक कृतियों की आलोचना भी करते थे, लिखते थे, और अनुवादक भी थे। अन्य भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी साहित्य में अनुवाद भी किया है। तो ये तो थी इनकी बहुमुखी प्रतिभा की बात, यानी कि ये ऑलराउंडर थे, साहित्य के हर क्षेत्र में लिखते थे। आगे देखते हैं इनके साहित्य की दूसरी विशेषता क्या है। उन्होंने बड़े विषयों के साथ साथ छोटे विषयों को भी महत्व दिया। समाज में छोड़ दिए जाने वाले अनुभवों को अपनी रचना का विषय बनाया, यानी जिनको हम अपनी आम जिंदगी में कोई महत्व नहीं देते, यूं ही दरकिनार कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं विषयों को इन्होंने अपने साहित्य में रखा और उन्हीं बिंदुओं पर इन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार और घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविताएं लिखी, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो आम चीज़ें हैं, आम साधारण वस्तुएं हैं, उन्हीं पर इन्होंने कविताएं लिखी। भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा, यानी ताकत के बल पर गलत काम करने वाले लोगों और राजनीति में रहकर गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा। उन्होंने हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल कपट को सनसनीखेज खबरों से निकालकर अपनी कविता का विषय बनाया, यानी इन सभी विषयों पर आमतौर पर कविताएं नहीं लिखी जाती, बल्कि ये विषय खबरों में ज़्यादा रहते हैं, इन विषयों पर खबरें अधिक लिखी जाती हैं। जबकि रघुवीर सहाय ने पत्रकार होने के कारण और साथ साथ कवि होने के कारण इन सभी घटनाओं को अपनी कविता में रखा। अंत में आप जानते हैं रघुवीर सहाय जी की भाषा शैली कैसी थी, यानी इनका लिखने का स्टाइल कैसा था। अभी हमने जो साहित्यिक विशेषताएं पढ़ी, उन्हें हम किसी भी कवि या लेखक या कविता या साहित्य के भाव पक्ष के रूप में रख सकते हैं, और भाषा शैली होती है किसी भी रचना का कला पक्ष, यानी कला सौंदर्य। रघुवीर सहाय की भाषा सरल व साफ सुथरी है, यानी वो कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते। उनकी भाषा शहरी होने के बाद भी सहज व्यवहार वाली है, यानी उन्होंने जो विषय अपनी कविताओं में लिए वो शहरी या नगरीय जीवन से संबंधित होते हैं, तो उनमें भाषा भी शहरीपन वाली होती है, लेकिन फिर भी भाषा सहज व्यवहार वाली है। उन्होंने आधुनिक मुहावरों का प्रयोग किया है और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते हैं, यानी बिना जरूरत के अधिक से अधिक शब्द अपनी कविता में ठूंसने की कोशिश नहीं करते। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है, यानी दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं, छंदों में बंधी हुई भी और छंद मुक्त भी। उन्होंने कविता को नाटकीय रूप दिया तथा कहानी की तरह प्रस्तुत किया, अर्थात उनकी जो कविताएं हैं वो केवल कविता की तरह नहीं बल्कि कहानी के जैसी भी लगती हैं, उनमें नाटकीय भाव भी है। और ये हम तब अनुभव करेंगे जब हम अगले वीडियो में इनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या करेंगे। उसको पढ़कर हमें समझ में आएगा कि इनकी कविता में नाटकीय रूप कैसे होता है और वो कहानी की तरह कैसे लगती है।